Hello, my dear students. Hope all of you are fine. Again, I'm live with you. I'm with you in this video. And in this video, which is going to be a bit short, I'll be trying to teach you lesson number 3 of your textbook, Journey to the End of the Earth. Okay, so I hope you like this video. And previously, I captured one more video that was on the chapter The Tiger King. Okay, so here let me tell you Journey to the End of the Earth. The author is Tishani Doshi. So she is an Indian poet, a journalist, and also a dancer. So she was born in 1975 in Chennai, and her current age is 50. Okay, so this story I want to tell you, it is not fake, it is not fictitious, it is in fact a real story. It has a non-fiction element in it. So there is reality. It is not actually a fiction. Okay. So first of all, if we talk about the title, Journey to the End of the Earth, so there is actually a journey that the narrator is undertaking through a sea. एक समंदर के जरिए सफ़र हो रहा है, इंडियन ओशन या सदर्न ओशन जो है उसके थ्रू इंडिया से लेकर बराबर एंटार्क्टिका तक. ठीक है, सो एंटार्क्टिका तक उसका जर्नी रहा है. तो यही है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. सो एंड ऑफ द अर्थ हियर मीन्स इट सिंबलाइजेस, इट सिंपली इज अ इज एक्चुअली यूज्ड फॉर एंटार्क्टिका. ओके, तो हमें पहले क्लियर होना चाहिए कि जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्या है. सो इट्स एक्चुअली अ वॉयज, आज भी पढ़ते हैं और वॉयज भी. तो ये स्टार्ट हुआ इंडिया से और सीधा एंटार्क्टिका पर एंड हुआ. सो दिस जर्नी वॉज वेरी मच पिक्यूलियर, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें नरेटर ने देखी, एक्सपीरियंस की, और इस वाले लेसन में हमारे साथ वो शेयर कर रही है. तो आप लेसन के बिगिन में देखेंगे कि वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है बिफोर यू रीड में, कि अगर आपको अर्थ के बारे में जानना, इसका प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो सबसे बेस्ट है आप एंटार्क्टिका जाओ. तो एंटार्क्टिका जो आपको पता ही एक कॉन्टिनेंट, 7th कॉन्टिनेंट. ठीक है, और इसके बारे में ये चीज़ है कि वहाँ पर बिल्कुल आइस है और कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है. इनफैक्ट वहाँ पर साल भर एवरेज में अराउंड 1000 पीपल जाते हैं, एंड दे एक्चुअली डू सम रिसर्च देयर, एंड इन विंटर्स द नंबर ऑफ द विजिटर्स में डिक्लाइन टू 100 ओनली. ओके, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. अगर हम देखेंगे वहाँ पर वेजिटेशन की बात, तो लगभग प्लांट्स नहीं है, सिर्फ एक फाइटोप्लैंक्टन आप देखते हैं वहाँ पर, एक यूनिसेल्युलर एक प्लांट जो फ्लोट होता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर्स, और यही है वहाँ पर मतलब बेसिक जो लाइफ है उसका एक सोर्स, क्योंकि फिर इसी से बाकी फूड चेन बनती है. सो वन मोर थिंग इज़ यू विल फाइंड सम सील्स देयर. मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी सील होता है क्या है, एक ऑर्गेनिज्म का नाम है. ठीक है, इसी तरह से वहाँ पर कुछ पेंगुइन्स मिलते हैं. तो यू विल डिस्कस, यू विल फाइंड मोर थिंग्स अबाउट एंटार्क्टिका yourself, but here in this short video I am going to tell you कि लिखा क्या है. So एक टर्म है लास्ट में, that is born voyage. So born voyage क्या होता है, एक इंटरजेक्शन. इस इंटरजेक्शन में हम यूज़ करते हैं, हम एक्चुअली बोलते हैं मतलब हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ गुड जर्नी. सो व्हेन यू से born voyage और born voyage, it simply means you are wishing somebody a good journey. Okay, तो सबसे पहली बात तो ये थी. सेकंड थिंग इज़ कि पहले पैरा में क्या लिखा है. तो अगर आप पहला पैरा पढ़ोगे, वहाँ पर जो नरेटर है तिशानी दोषी, वो कहते हैं कि हमने एक सफ़र स्टार्ट किया इंडिया के एक सिटी से जिसका नाम है चेन्नई. पहले कार के ज़रिए स्टार्ट किया, फिर एरोप्लेन, फिर फाइनली एक शिप आया, एक वेसल आया जिसके अंदर बैठकर उन्होंने सफ़र किया. टोटल में थे 52, एंड दे हैड टू रीच एंटार्क्टिका. ओके, द सदर्न मोस्ट पॉइंट जो साउथ पोल में पड़ता है. तो वहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि ये जो मतलब जिस शिप के अंदर ये चले गए उसका नाम था एकेडमिक शोकाल्स्की. तो इसके अंदर इन्होंने इस शिप के अंदर सफ़र किया, एंड दे हैड टू कवर, आप गेस करिए कितना कवर किया होगा उन्होंने, फ्रॉम इंडिया, चेन्नई सिटी से लेकर जो एक कोस्टल एरिया में पड़ता है इंडिया के पेनिनसुला में, बे ऑफ बंगाल के साइड में, और यहाँ से सफ़र हुआ, एंड दे हैव टू रीच एंटार्क्टिका. एंड लगभग आप, अगर आपने गेस नहीं किया तो मैं आपको बताऊँगा. आप इस पिक में देखिए कि सफ़र कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, और मोस्टली ये सारा जो है वाटर्स के ज़रिए सफ़र है. It's called voyage or voyage, both pronunciations are correct, and finally they reached there. Okay, and they have to cover 13,000 kilometers. It's not a joke. समंदर के ज़रिए 13,000 किलोमीटर्स निकालना is always very tough. ठीक है, तो आप देखिए ये जर्नी कितना इनके लिए बहुत मुश्किल था. सबसे पहले इन्होंने क्रॉस के 9 टाइम जोन्स. जैसे आपको पता है कि हर कंट्री का अपना टाइम जोन होता है. ठीक है, इंडिया में एक यूपी के बिल्कुल मिडल में से एक निकलता है, एक मेरिडियन, जिससे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है. ऐसे ही ग्रीनविच लंदन के बीच में से प्राइम मेरिडियन गुजरता है, वहाँ जो है वर्ल्ड ओवर एक टाइम स्टैंडर्ड है. ऐसे ही हर कंट्री में बहुत सारे मतलब जगहों पर टाइम जोन्स होते हैं. तो इन्होंने टाइम जोन कितने क्रॉस किए, लगभग इन्होंने किए 9 टाइम जोन्स. ठीक है, तो हर जो लॉन्गिट्यूड मतलब जो लॉन्गिट्यूड होता है
एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड होता है लगभग 4 मिनट का गैप, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप लेफ्ट या राइट में जाते हैं तो उसके बाद इस पर इम्पैक्ट पड़ता है टाइम के ऊपर। टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, अगर यहाँ पर अभी है फॉर इंस्टेंस 2 बज चुके हैं तो पाकिस्तान में अभी होगा 1:30, ठीक है, 1:30 PM। ऐसे ही अगर यहाँ पर बजे हैं फॉर इंस्टेंस 2-3 तो वहाँ पर होंगे 2:30। सिमिलरली देयर इज़ वेरिएशन इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट जोन्स। तो इन्होंने ऐसे 9 टाइम जोन्स चेंज किए। 6 चेक पोस्ट एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ चेकिंग वेकिंग हो, ठीक है, या इसके अलावा और भी रिलेटेड होते हैं मैटर्स, तो इन्होंने लगभग वो 6 क्रॉस किए एंड देन 3 वाटर बॉडीज एज वेल टू रीच एंटार्क्टिका। ओके, तो लगभग 100 आवर्स तक कंटिन्यूसली ये सफ़र रहा एंड फाइनली दे रीच्ड ऑन द लैंडस्केप ऑफ एंटार्क्टिका। सो दे वर ओनली 52 इन दिस शॉकाल्स के जो वेसल था इसके अंदर लगभग 52 थे। नेक्स्ट उसके बाद आता है पार्ट ऑफ हिस्ट्री, एक और पार्ट इसके अंदर, पार्ट ऑफ हिस्ट्री एक और सेगमेंट इस लेसन का। तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री में आपको याद रखना है, राइटर बोलते हैं कि आज से 600 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर उस वक्त क्या था, एक जाइंट सब कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था गोंडवाना, और आज प्रेजेंटली वहाँ पर एंटार्क्टिका एग्जिस्ट हो रहा है। सो 600 मिलियन ईयर्स, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। अब आप खुद मल्टीप्लाई करिए 600 इंटू 10 लाख, तो देखिए आप कितने साल हो जाते हैं। तो इतने साल पहले वहाँ पर क्या था, पास्ट में था, जहाँ पर आज प्रेजेंटली एंटार्क्टिका है, वहाँ पर एक बड़ा लैंड मॉस था। मैं आपको एक पिक के जरिए दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट एक ही लैंड मॉस नहीं था बल्कि 2 लैंड मॉसेस थे। ऊपर वाले साइड में था ल्यूरेशिया और नीचे वाले साइड में था एक और मतलब कॉन्टिनेंट मान लीजिए आप, एक बड़ा लैंड मास जिसका नाम था गोंडवाना, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। उसके बाद क्या हुआ, एट दैट टाइम ह्यूमंस तो नहीं थे अपीयर अर्थ के ऊपर। इनफैक्ट वहाँ पर थे उस वक्त डायनासोर्स, मैमॉथ्स, आप पढ़ेंगे एक और लफ्ज़ इसके अंदर। कुछ और फ्लोरा एंड फौना थे लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनका यहाँ पर पूरा जिक्र नहीं आ रहा है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड देयर कि कुछ चेंजेस आ गई। ड्यू टू दोज चेंजेस मतलब जो डायनासोर्स थे देवर वाइप्ड आउट, वो ख़त्म हो गए। ऐसे ही बाकी क्रिएचर जो थे उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड कि जो लैंड मॉस था अब तक ह्यूज गोंडवाना ये हो गया, और ल्यूरेशिया मतलब मान लीजिए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आप करेंगे सर्च ऑनलाइन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको सबसे पहले मतलब इसको जो फाउंड किया था ना, जिसने थ्योरी दी थी, उसका नाम था एल्फ्रेड वेजनर। ही वॉज अ जर्मन जियोलॉजिस्ट फ्रॉम 1880 टू 1930। तो उसने सबसे पहले ये मतलब ये चीज़ जाहिर की कि उस वक्त ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स, इनमें कुछ बदलाव आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट एरियाज़ में चले गए, ठीक है। मान लीजिए अब तक ये जुड़े हुए थे, अब अलग अलग हो गए, तो वो उसी वक्त से सेपरेट हो गए और कुछ नए कंट्रीज़ वजूद में आ गए जो हम आजकल देख रहे हैं। तो मान लीजिए अब तक अगर 2 बड़े लैंड मॉस थे, 2 बड़े कॉन्टिनेंट थे, एक था ऊपर वाले साइड में जैसा आप देख रहे हैं पिक के अंदर, और एक वो था नीचे वाले साइड में। ऊपर वाले का नाम था लॉरेशिया, नीचे वाला था गोंडवाना। तो फिर कुछ चेंजेस आ गई, हालांकि आपस में बहुत ही क्लोज थे, जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड थे, थोड़ा गैप था बीच में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा चेंज आ गया। ये कॉन्टिनेंट्स आपस में दूर हो गए तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन गए, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका अलग चला गया, जैसा वर्ल्ड में देख रहे हैं यहाँ पर। साउथ अमेरिका अलग चला गया, अफ्रीका अलग आ गया, एशिया या एशिया वो अलग हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चला गया एक साइड में, ठीक है। और बहुत सारे और जो कंट्रीज़ हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो वजूद में आ गए, ठीक है। एट दैट टाइम यू कैन सी कि जो यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट दिया था उस वक्त एल्फ्रेड वेजनर ने, तो उसका मतलब सबसे बड़ा एविडेंस आता है जिग्सॉ फिड के जरिए। जिग्सॉ फिड क्या है ये आपको मैं समझाऊंगा। आप देखिए जो अमेरिका को मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और उसके बाद अफ्रीका को देखिए। आप देखिए अगर इनको हम जोड़ेंगे तो आपस में फिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ये दूर दूर हैं आपस में, बीच में एक बहुत बड़ा समंदर है, यू कैन चेक इट, पैसिफिक ओशन, या यहाँ पर आया है एक और जिक्र, ठीक है। तो ड्रेक कुछ जिक्र है वहाँ पर, यू कैन चेक दैट ड्रेक पैसेज। तो ये एग्जिस्टेंस में आ गई, और उस वक्त क्या हो गया कि जब ये नए नए कॉन्टिनेंट्स बन गए, जब इनमें कुछ चेंज आ गया, फाइनली एट दैट टाइम एंटार्क्टिका जो है ये वजूद में आ गया। लेकिन अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका आपस में जब अलग हो गए तो बीच में एक वाटर बॉडी आ गई। उस वक्त एंटार्क्टिका को इन्होंने सर में रखा और ऊपर आ गया एक वाटर बॉडी जिसका नाम ड्रेक पैसेज लिखा है। इस ड्रेक पैसेज की वजह से एंटार्क्टिका टेम्परेचर जो है वहाँ पर वो सब जीरो रहा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहाँ पर जो आइस है वो कभी मेल्ट नहीं होता है। इनफैक्ट जो नया वहाँ पर बर्फ़ जो गिरती है या जो नया स्नोफॉल होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो करंटली आप देखेंगे वहाँ पर बहुत ह्यूज कवर है आइस का, ठीक है। तो हालांकि आप लेसन में पढ़ेंगे लगभग कुछ मीटर से वहाँ पर उनका जिक्र, लगभग 1.2 माइल्स का या 2 किलोमीटर्स का जिक्र वहाँ पर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कहीं पर
मतलब ये ज़्यादा ये आइस कवर हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली इसके बाद क्या हो गया, अब so right at that time when this this happened, when these land masses different continents were formed, अब जो इंडिया है ये ऊपर चला गया नॉर्थवर्ड्स, अब तक ये साउथ के साथ था, ठीक है। तो बीच में था एक वाटर बॉडी जिसको हम कहते हैं टिथस सी, वो बिल्कुल वैनिश हो गया। तो इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है या इंडिया का जो लैंड मास है ऊपर चला गया, ठीक है, इमेजिन करिए आप। तो उसके बाद वो टकरा गया एशिया के साथ। तो जब दो लैंड मासेस आएंगे एंड वेन दे कोलाइड विद ईच अदर, फाइनली क्या हुआ, इनके टकराव की वजह से, इनके कोलिजन की वजह से हिमालयाज वजूद में आ गए, क्योंकि दो वाटर बॉडीज आ रही थी। व्हेन दे केम क्लोजर विद द प्रेशर, तो फाइनली वो बीच में जो मतलब इनका टकराव हुआ तो वो लैंड मास थोड़ा ऊपर आ गया। दैट इज़ वाई वी सी हिमालय जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स है, तो फोल्डेड माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। तो फोल्ड्स के जरिए बन गए एंड फाइनली दे वर फॉर्म्ड। तो ये मतलब फिलहाल इस लेसन के अंदर लिखा है। तो साइंटिफिकली भी इस पर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू मच डिटेल, लेकिन इन कहानियों का, इन चीज़ों का इसमें जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेसन। तो उसके बाद क्या हो गया, एक बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि आजकल वहाँ पर अगर हम देखते हैं कितना आइस है, दैट इज़ 1.2 माइल्स एवरेज में। तो एवरेज में लगभग 1.2 माइल्स जो होती है अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर्स के अंदर, इट मीन्स अराउंड 2 किलोमीटर्स थिकनेस है उस आइस कवर की जो एंटार्क्टिका के ऊपर है। हालांकि नीचे ओशन है, लेकिन ऊपर जो है इतना आइस है कि उसकी मोटाई लगभग कितनी है, 2 किलोमीटर्स की। तो उस पर आप चल भी सकते हैं, गाड़ियाँ चल सकती है। एवन वी हैव सीन डल लेक के अंदर भी विंटर्स के अंदर लोग चलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री इज़ रिवील्ड हेयर। अब जो पार्ट ऑफ हिस्ट्री आपने पढ़ा भी कि किस तरह मतलब ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री था, ये हमने देखा कि किस तरह ल्यूरेशिया और गोंडवाना का कुछ वहाँ पर कुछ लैंड मास डिफरेंट बन गए, तो किस तरह हिमालय वजूद में आ गए, और ये था हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ इसका एक इम्पैक्ट। नेक्स्ट जो सेगमेंट है उसके बाद, दैट इज़ ह्यूमन इम्पैक्ट। अब इंसानों का क्या असर पड़ता है जब से इंसान दुनिया में आएंगे, तो क्या चेंजेस आ गई। अब राइटर जो है वो कहती है, यहाँ पर नरेटर कहती है कि ह्यूमन जो है दे हैव बीन ऑन द अर्थ फ्रॉम लास्ट 12,000 ईयर्स। तो यहाँ पर टर्म आएगी पॉल्ट्री अमाउंट ऑफ टाइम। पॉल्ट्री मीन्स वेरी स्मॉल, स्कैंटी। अगर हम अर्थ की पूरी हिस्ट्री देखेंगे उस कितने साल हो गए, तो इंसान के 12,000 साल, ये उस पर एक डॉट के बराबर है। दिस इज़ नथिंग, दैट्स वाई ऐसा वर्ड यहाँ पर लिखा है। तो ह्यूमन जो है जैसे यहाँ पर आ गए, इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ की, ठीक है। तो इंसानों ने क्या किया, बर्न डाउन किए बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ट्रीज़ कट कर दिए, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन बहुत हो गई। तो इस तरह से मतलब जो अर्बनाइजेशन हो गई, शहरों की तरफ ज़्यादा रुख हो गया, तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से प्रेशर आ गया रिसोर्सेज पर। तो कुल मिलाकर ग्लोबल वार्मिंग वजूद में आ गई। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसा आपको पता ही है इसका इम्पैक्ट क्या है आजकल, तो बहुत सारी चेंजेस आ गई। तो अब ह्यूमन इम्पैक्ट क्या होगा इस कॉन्टिनेंट पर, एंटार्क्टिका पर, जो सिर्फ वाइट है ड्यू टू स्नो, ड्यू टू दैट आइस। तो इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि क्या विल दिस आइस मेल्ट एंड विल द एंटायर लाइफ कम टू अ स्टैंड स्टिल। ये बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। एक और सवाल है कि अगर ऐसा होता है, अगर अर्थ के ऊपर लाइफ ख़त्म होती है या जो एंटार्क्टिका के ऊपर जो आइस है ये सारा मेल्ट हो गया, उसकी लैंड फॉर्म या उसका जो मतलब लैंडस्केप है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आज वहाँ पर सिर्फ आइस है। अगर इसको हम खोलेंगे तो नीचे जब अर्थ आएगी, फाइनली आइस मेल्ट होने के बाद क्या वहाँ से हम पुरानी जो ह्यूमन मतलब जो लाइफ फॉर्म्स लाइक डायनासोर्स, ममोथ्स या सिंपली फ्लोरा एंड फाना जो वहाँ पर एग्जिस्ट था पास्ट में, क्या उनके फॉसिल से हमें ये पता चलेगा कि क्या था एक्चुअली लास्ट पास्ट में। पहले तो इंसान अगर जिंदा होंगे तभी वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राइटर ने क्वेश्चन दो रेज किए हैं कि क्या आइस मेल्ट हो जाएगा और पूरी वर्ल्ड जो है वो सबमर्ज हो जाएगी, और दूसरा क्वेश्चन किया है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी अगर इंसान बच गए, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम वहाँ पर पहुँच बस्ती बसाएंगे, घर बनाएंगे, तो फिर मार्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे ह्यूमंस वहाँ जा सकेंगे एंड देयर विल बी सम क्लू अबाउट द पास्ट स्पेशीज दैट एग्जिस्ट देयर, बिकॉज देयर कुड बी सम स्केलेटन्स और समथिंग लाइक दैट एंड वी कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो ये था हिस्ट्री में झांकने का एक और यहाँ पर जो हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमंस। तो इसी वजह से यहाँ पर एक और लिखा है, मतलब एक लाइन आप चेक करना, जो ये वाला हमने पढ़ा ह्यूमन इम्पैक्ट, इसी के लास्ट में लिखा है, इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो इसमें हमारा पास्ट भी है, फ्यूचर भी है और प्रेजेंट भी है। हम प्रेजेंट को कैसे एसेस कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हम वहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह आइस मेल्ट हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। फ्यूचर कैसे जुड़ा है, क्योंकि हम आगे अगर ये मेल्ट होता है स्नो सारा, तो वहाँ पर पहुँच हम लाइफ या बस्ती बसा सकते हैं, या जो वहाँ पर पुरानी क्रीचर्स है जो उसकी लेयर्स के नीचे बैरिड हैं, उनको हम खोज कर
या रिसर्च करके उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो ये फ्यूचर का यहाँ पर प्रॉस्पेक्ट है। पास्ट किस तरह है, क्योंकि पास्ट हमने देखा कि किस तरह एक गोंडवाना जो है किस तरह ये या ल्यूरेशिया किस तरह ये सारा फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया और कैसे कंट्रीज़ और कंट्रीज वजूद में आ गए। तो ये था ये इस क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन भी आएगा आपके टेक्स्ट में, और इस वाले लेसन से ये वाला क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, एंटार्क्टिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। कमेंट करिए आप इस पर। तो मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि लिखना क्या उसमें। नेक्स्ट है उसके बाद एक और आई थिंक लास्ट बट वन जो इस लेसन का सेगमेंट है, दैट इज स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स जो आइस है यहाँ पर इसके बारे में जिक्र हो रहा है। असल में ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स को लिया जाता है एंटार्क्टिका, ताकि वो अपनी आंखों से देखे कि वहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ चुका है ग्लोबल वार्मिंग का, किस तरह ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, किस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो क्लाइमेट चेंज है इनका क्या इम्पैक्ट है। सो अब जो ये स्टूडेंट्स ऑन आइस है या सिंपली मतलब एक प्रोग्राम, इसको स्टार्ट करने वाला था एक कनाडा से एक बहुत ही बड़ा एक थिंकर जिसका नाम था जेफ ग्रीन। ये लिखा है आपके पेज नंबर 21 पर जो बुक है उस पर। इनिशियली उसने क्या किया था, पहले रिटायर्ड पीपल को लिया, फिर कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी उन्होंने मोटिवेट किया कि आप आइए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये बूढ़े लोग या खासकर जो अनविलिंगनेस या रिलक्टेंस दिखाते हैं वहाँ जाने की, तो क्यों ना इनके बदले हम स्टूडेंट्स को लें जो टीनेजर्स हों या इससे भी यंगस्टर्स, ताकि वो खुद देखेंगे कि हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का इस मतलब पूरे वर्ल्ड के ऊपर, और या आइस जो है वहाँ पर वो कैसे मेल्ट हो रहा है अपनी आंखों से देखेंगे। तो मे बी इन द कमिंग फ्यूचर दे विल सी, दे विल ट्राई टू एक्ट वाइजली, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत है आगे। अगर बूढ़ा जाएगा तो उसके कुछ ही साल बचे होंगे, उससे कुछ खास रेवोल्यूशन नहीं आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स ऑन आइस को स्टार्ट करके इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते इस जेफ ग्रीन ने ये कोशिश की कि जो फ्यूचर जनरेशन है या जो करंट जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर टीनेजर्स को ले जाकर दिखाया जाए कि इम्पैक्ट कितना हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग का, सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट फ्रॉम टुडे। वो रीजनेबल अंदाज में ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कम करके आगे बढ़ें, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ वहाँ पर मेंशन होता है कि आप देखिए हमारे एक छोटे से काम से बड़ा इम्पैक्ट बढ़ सकता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ये एक सिंगल सेल्ड प्लांट है जो सदर्न ओशन के अंदर पाया जाता है। तो पूरे एरिया में, पूरे उस जोन के अंदर ये जो है फाइटोप्लैंक्टन ये प्रोड्यूस करता है फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इससे फूड चेन डिराइव होती है। बाकी जो मतलब फिर आपको पता है फूड चेन क्या है, लेकिन इसका प्राइमरी सोर्स है। तो इसी मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन है इस पर भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट इतना आ चुका है कि मे बी ये एग्जिस्ट नहीं होगा। इससे पूरी जो लाइफ है ये डेंजर में पड़ सकती है वहाँ पर। तो फूड चेन भी इससे इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है वॉक ऑन द ओशन। ये आखिरी सेगमेंट है इस लेसन का। तो जो इन्होंने शिप यूज़ किया था दैट वॉज शोकाल्स्के। चलते चलते एक खास जगह पर पहुंचकर, आई थिंक वहाँ पर लिखा है 65 डिग्रीज 65.55 डिग्रीज एक एंटार्क्टिक सर्कल पर पहुंचकर इनका जो शिप है ना वो वेज हो गया, मतलब वो फंस गया, क्योंकि नीचे बहुत ह्यूज आइस की एक थिक लेयर थी जिसके अंदर इनका शिप फंस जाता है। तो कैप्टन ने इनको कहा कि आप सारे जो है नीचे उतर जाइए। ऑल द 52 पीपल इन द शिप वर आस्क्ड टू स्टेप डाउन। और फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि समंदर की सतह पर चलना क्या होता है। दैट्स वाई यहाँ लिखा है वॉक ऑन द ओशन, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स को कहा गया है नीचे उतरो शिप से, एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द आइस। सो आप खुद इमेजिन करिए ये कितना फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा होगा। नीचे है आइस, तो आप वाटर देख सकते हैं, नीचे जो लाइफ फॉर्म्स है मे बी वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जो आइस लेयर है उसके नीचे आप देख सकते हैं, और ऊपर क्लियर ब्लू स्काई, ठीक है। ऊपर से कुछ वाइट सेरेनिटी आप देखिए, वाइट लैंडस्केप। तो ये सारा बहुत ही फैंटास्टिक था, इन्होंने इसका एंजॉय किया। तो इन्होंने वहाँ पर कुछ मान लीजिए कुछ सील्स देखे जिनके आप पिक देख रहे हैं राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। तो ये सारे क्या कर रहे थे, सनबेदिंग होता है धूप में बैठना ताकि थोड़ा वार्मथ मिले। ओके बिल्कुल एक ऐसे एग्जांपल है जिस तरह डॉग्स बैठते हैं बैनन ट्रीज के नीचे जब गर्मियों का मौसम होता है इंडिया के अंदर। ओके देयर इज एन एग्जांपल, अ सिमिली हैज बीन यूज्ड हियर। और फाइनली ये राइटर कहते हैं कि द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और अगर हम थीम्स की बात करेंगे, व्हाट आई बिलीव इज देयर आर टू थीम्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स इज एक्सप्लोर नेचर एंड बी कॉन्शियस अबाउट नेचर। एक्सप्लोर नेचर, आप नेचर को देखिए, आप घर से बाहर निकलिए, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, ट्राई टू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन योर एनवायरनमेंट एंड ट्राई टू थिंक कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे, जो हमारी वजह से एक बिगाड़ हुआ है, जो डैमेज हुआ है, इस डैमेज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये एक थीम बनता है इसका। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो यहाँ पर बयान किया गया है, किस तरह चेंज आई है और किस तरह इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है फ्यूचर में। और एक और चीज़ यहाँ पर मेंशन हो रही है, दैट इज हिस्ट्री के बारे में एक थोड़ी सी विंडो खुलती है कि पास्ट में क्या हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप यू लाइक दिस video, and in upcoming days there will be more videos, especially I'm targeting 12th grade English right now, Vistas and Flamingo. तो आगे चलकर और वीडियोज आ सकते हैं
सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, इट टेक्स मी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर दिस लेसन्स। जो आप स्कूल के अंदर, हायर सेकेंडरी के अंदर कई दिन पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत ही ईजी आपके लिए, आपके घर के अंदर आप पढ़ सकते हैं। यू नीड नॉट स्टेप आउट। तो प्रिपरेशन इसके लिए ज़रूरी होती है, लेसन प्लानिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स को सर्च करना, फिर उनको माइंड में फीड करना, देन प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एंड दैट टू जो कैमरा का एक खौफ होता है कि लोग फेस करके मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। इसके बदले में सिर्फ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। आई एम अ बिगिनर हेयर, आई डोंट से कि मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत है, लीव दैट असाइड, बट द थिंग इज़ ऑन द जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर मैं नया हूँ। रिसेंटली मैंने चैनल खोली है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये वीडियोज़ को शेयर करिए, कीप शेयरिंग, फॉलो, एंड फाइनली यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर सपोर्ट to me, okay? Thank you very much for being a part of this video. Thank you very much. Allah Hafiz.